हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है बेसिक्स और इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं इसके एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि हम बात करते हैं लेसन नंबर 6 ऑटो कोरिलेशन। और आज की वीडियो में सब डिस्कस करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब बात ये समझते हैं कि भैया हम सब जानते हैं कि ऑटो कोरिलेशन कहीं ना कहीं हमारे रिग्रेशन मॉडल को इनएफिशिएंट बना देता है, वो उसे सिग्निफिकेंट नहीं रहने देता, यानी उसे खराब कर देता है हमारे रिग्रेशन मॉडल को। इसलिए एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन भी है रिग्रेशन मॉडल की या फिर ओएलएस एस्टिमेटर की कि हमारे डाटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि नो ऑटो कोरिलेशन की अजम्पशन है ना। तो अब उसको हटाना है। अब हटाने से पहले दिक्कत क्या है कि अगर मैं रेमेडी से जब ढूंढूंगा मुझे प्रॉब्लम पता होगी। अब हमें समझना पड़ेगा कि उसको हम डिटेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। जब हम उसे डिटेक्ट कर लेंगे तभी तो उसे हटाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं समझाऊंगा डिटेक्शन मेथड कौन कौन से हैं, और आज हम वही मेथड डिस्कस करने वाले हैं। 3 मेथड्स हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिटेक्शन मेथड होते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। तो डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, तो सबको पहले पता होना चाहिए कि ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। ऑटो कोरिलेशन मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी सेम वेरिएबल को अलग अलग टाइम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, या फिर जब एक सेम वेरिएबल अलग अलग 2 टाइम इंटरवल्स में कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। तो यहां पे ये बात लिखी हुई है, assumption of no auto correlation means that disturbances across space or different time periods are not correlated with each other। तो नो ऑटो कोरिलेशन मतलब क्या, देखो उसका उल्टा, जहां पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो डाटा है वो हमारा नॉट कोरिलेटेड, यानी कोरिलेट नहीं करता एक दूसरे के साथ। द एक्चुअल पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस इज डिनोटेड बाय यूटी। जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसको डिनोट करते हैं किससे, यूटी से। आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल्स बट प्रॉक्सी फॉर सेम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डाटा। मतलब क्या, जो हमारा यूटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब डिनोट नहीं कर पाते, इसको डिनोट करते हैं यूटी से, पर हम कैलकुलेट नहीं करते। इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब क्या है, एक कैसे से डुप्लीकेट, यानी कि जब हम किसी को परमिशन दे कि वो हमारे बिहाफ पे कोई भी काम करे उसको हम प्रॉक्सी बोल सकते हैं। तो प्रॉक्सी मिल गई। फॉर सेम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डाटा यूटी कैप, मतलब हम उसको डिनोट किससे करते हैं, यूटी कैप से। डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन डाटा कैन बी डन बाय बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल वेज। अब ये ध्यान रखना कि जो ऑटो कोरिलेशन है इसको हम डिटेक्ट 2 तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा इनफॉर्मल वेज जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, और बाकी 2 कौन से बच गए हमारे, फॉर्मल वेज। अब एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं ग्राफिकल मेथड को। अब ये ग्राफिकल मेथड क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों को याद होगा प्रीवियस कुछ वीडियो पहले मैंने आप लोगों को कुछ ग्राफ, कुछ पैटर्न शो किए थे, है ना, जहां पे मैंने लीनियर पैटर्न भी शो किया था, अप्स एंड डाउन पैटर्न भी शो किया था। लेकिन उसमें मैंने 5 सारे ग्राफ बना के दिखाए थे, लेकिन जो 5th ग्राफ था उसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन बाकी 4 में क्या होता था, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ग्राफिकल मेथड में क्या है हमारे पास, तो विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ यूटी कैप और यूटी स्क्वायर ग्राफ्ड अगेंस्ट टाइम कैन बी प्रोवाइड क्लूज फॉर ऑटो कोरिलेशन। यानी कि हम जो है यूटी कैप को और यूटी स्क्वायर कैप को क्या करते हैं, एक टाइम के हिसाब से ग्राफ करते हैं ताकि हमें क्या दिखा सके, वो हमें दिखा सके ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन इन पॉपुलेशन डिस्टर्बेंसेस इन टर्म्स, यानी कि क्या ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए उसे ग्राफ भी शो करते हैं। यूटी कैन फॉर्मर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ लेटर, और जो यूटी है वो हमारा क्या है, एक गुड अप्रोक्सीमेशन की तरह आता है बाहर कि वो हमें अप्रोक्सीमेट बता देता है कि ऑटो कोरिलेशन डाटा प्रेजेंट है या नहीं है। व्हेन वी प्लॉट सैंपल रेसिडुअल्स अगेंस्ट टाइम, जब भी हम सैंपल रेसिडुअल प्रेजेंट करते हैं टाइम के अगेंस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम सीक्वेंस प्लॉट। ये चीज ध्यान रखना, या फिर हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस। इसके बाद क्या आता है हमारे यहाँ पे, टू ऑब्टेन स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स द वैल्यू ऑफ ईच रेसिडुअल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेसिडुअल्स। अब ये ध्यान रखना, अगर आपको स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल चाहिए तो हमें हर एक रेसिडुअल की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम किसे दिखाते हैं, सिग्मा से। ये होता है सिग्मा का सिंबल, वो देखो पहले अभी हुआ है, ऑफ रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, ताकि हमें क्या दिखाया जा सके, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल आर डिनोटेड बाय, ये रहा हमारा स्टैंडर्डाइज्ड एरर, जहां पे हम यूटी कैप को डिवाइड कर रहे हैं किससे, सिग्मा कैप से। द स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स हैव जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस। अब ये भी ध्यान रखना कि जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल है उसके पास क्या होगा, जीरो मीन, मतलब मीन के लिए क्या होगी, जीरो,
और जो वेरिएंस होगा वो कितना होगा, यूनिट। वेरिएंस यूनिट होने का मतलब क्या है कि 1, क्योंकि यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। अब इसके बाद क्या आता है हमारा दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड उसको हम बोलते हैं रन्स टेस्ट। अब ये टेस्ट हमने ना कोरिलेशन भी यूज किया था टेस्टिंग के लिए, अब यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। इसमें क्या है, टेस्ट अटेम्प्ट्स टू डिसर्न द पैटर्न इन रेसिडुअल्स बाय नोटिंग देयर साइंस। तो ये टेस्ट है ना, ये पैटर्न समझने की कोशिश करता है किसके बीच में, रेसिडुअल्स के बीच में। क्या चीज देख के, साइंस को समझ के। साइन कौन कौन से, एक प्लस एक माइनस। इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ऑल्सो नोन एज गेरी टेस्ट, स्टेप ऑफ रन टेस्ट। अब इसके बाद क्या हमारे पास, फर्स्ट स्टेप इज नॉट टू रन रिग्रेशन मॉडल यूजिंग OLS एंड ऑब्टेन रेसिडुअल्स। तो पहला काम क्या होता है हमारा कि हम क्या निकालें यहाँ पे, OLS एस्टिमेशन के हिसाब से रेसिडुअल्स निकाले, ऑब्टेन रेसिडुअल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, UT कैप। वो काम यहाँ पे भी करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, रेसिडुअल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। हमें रेसिडुअल को टाइम के हिसाब से अरेंज करना होगा, यानी कि जो पहले हुआ था टाइम के हिसाब से वो पहले ही आएगा, जो बाद में हुआ था वो बाद में ही आएगा। ठीक है, तो हम उसे टाइम के हिसाब से अरेंज कर देंगे। तीसरा हमारा स्टेप जो होगा वो होगा, नंबर ऑफ रन्स फॉर्म्ड प्लस एंड माइनस साइंस आर काउंटेड वेयर ईच रन इज डिफाइंड एज एन अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ वन सिंबल। इसका मतलब क्या है कि हम जो नंबर ऑफ रन्स हैं इनको फॉर्म करेंगे प्लस और माइनस के साइंस की फॉर्म में, आर काउंटेड, इसको काउंट करेंगे। वेयर ईच रन इज डिफाइंड एज अनइंटरप्टेड, यानी कि बिना रुके सीक्वेंस ऑफ वन सिंबल, एक सिंबल का है तो प्लस का या माइनस का। लेंथ ऑफ रन रेफर्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन इट। और जो लेंथ ऑफ रन होगा वो इस बात को रेफर करेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, यानी जितनी फालतू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने फालतू रन्स भी हो सकते हैं, और जितनी कम ऑब्जर्वेशन उतने कम रन। अब यहाँ पे हमारे क्या आता है, अगला पॉइंट आता है, जो फोर्थ पॉइंट है, नंबर ऑफ रन्स इन डाटा इंडिकेट्स प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। जो नंबर ऑफ रन्स है वो हमें ये दिखाता है कि डाटा में जो ऑटो कोरिलेशन है वो प्रेजेंस है भी या नहीं है, यानी कि अब्सेंस है, वो चीज शो करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ रन्स है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि टू मच है, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ देयर आर टू मेनी रन्स इन डाटा देयर is positive correlation among residuals and if there are too few runs in data उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन, ये उल्टा। तो अगर ज्यादा रन होंगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन, कम रन होंगे तो नेगेटिव कोरिलेशन। इसके बाद क्या आता है हमारा, n1 इज प्लस एंड n2 इज माइनस, मतलब एक फॉर्मूला आएगा हमारे यहाँ पे, और r हमारा क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रन्स। फॉर्मूला देखने से पहले आप यहां तक का उतार लो, ताकि मैं कैमरे को नीचे करता हूं तो आपको नीचे का भी दिखाई दे जाए। पहले आप यहां तक का उतार लेना, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर मैं कैमरे को नीचे कर देता हूं ताकि आपको नीचे का भी दिखाई दे जाए, और मैं ऊपर का मिटा देता हूं, क्योंकि अभी भी तीसरा मेथड बाकी है। तीसरे मेथड से पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे कि कैसे नंबर ऑफ रन्स को यूज करते हैं और उसका जेड हाइपोथेसिस क्या होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे की। उससे पहले आप ऊपर तक उतार लेना, मैं मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। चलो फिर अब हम देखते हैं ये टॉपिक। तो जो हमारा फिफ्थ है वो हमारा है एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला। अब वो क्या दिखा रहा है कि जो n1 है उसको हम लेंगे पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन के तौर पे, n2 लेंगे नेगेटिव सिंबल्स के तौर पे, जो r होगा हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रन्स। द अंडर नल हाइपोथेसिस दैट सक्सेसिव रेसिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट, और जो हमारे रेसिडुअल्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि नो ऑटो कोरिलेशन शो कर रही है, नो ऑटो कोरिलेशन। एंड एज्यूमिंग n1 जो है वो भी 10 से बड़ा होगा और जो n2 है वो भी क्या होगा, 10 से बड़ा होगा। नंबर ऑफ रन्स जो हमारा r है इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको क्या करेंगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जो हमारा ER है, ठीक है, इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा, ये लिखा हुआ है 2n1 n2, फॉर्मूला ध्यान से लेना भाई, इसका 2n1 n2, ठीक है, और जहां पे r क्या है, नंबर ऑफ रन्स, ये बात भी ध्यान रखना, n1 n2, और जहां पे n1 दिखा रहा है पॉजिटिव सिंबल, n2 दिखा रहा है नेगेटिव सिंबल, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास आएगा n1 प्लस में n2 और प्लस में हमारा क्या रहेगा 1। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। और जो वेरिएंस है r का, इसको आप लोग एक्सपेक्टेशंस ऑफ r भी बोल सकते हो। अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस ऑफ r जो है उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2n1 n2, ठीक है, माइनस में n1 माइनस में n2। ये फॉर्मूला आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। और इसके पूर्ण में क्या होता है हमारा n स्क्वायर और n-1। तो ये हमारा ये रहा फॉर्मूला। जहां पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना, जहां पे मैं अगर z स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो फॉर r टेस्ट कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग ER फ्रॉम r। तो अगर मुझे यहाँ पे z स्टैटिस्टिक्स निकालना है
फॉर आर टेस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान रखना, सब्ट्रैक्टिंग ईआर, यानी कि ईआर को माइनस करते हैं कहां से, फ्रॉम आर में से, एंड डिवाइडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर, और डिवाइड कैसे कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर से। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था जो हमने देखा था। सेकंड जो हमारा टेस्ट है, जो सेकंड हमारा डिटेक्शन टेस्ट है, उसका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये। अब आते हैं थर्ड टेस्ट के ऊपर। थर्ड में मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर थर्ड टेस्ट समझते हैं। तो ये है डर्बिन-वैटसन डी टेस्ट, ठीक है। तो डी टेस्ट इनके नाम पे लिया हुआ है, डर्बिन। अब इसको समझते हैं क्या होता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट, इसको हम सबसे फालतू यूज कर टेस्ट बोलते हैं कि इस टेस्ट को सबसे फालतू यूज किया जाता है। फॉर ऑटो कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सैंपल रेसिडुअल इज डिफाइंड एज फॉलोज। और इसको क्या लिख चलते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग सैंपल रेसिडुअल्स एंड डिफाइंड एज फॉलोज। ये हमारा फॉर्मूला। तो अगर मैं इस फॉर्मूला जानता हूं तो डी इक्वल्स टू होता है सिग्मा T2 से लेके Tn तक, यानी कि T की वैल्यू 2 से लेके n तक रखेंगे। UT डैश UT कैप माइनस में UT माइनस 1 कैप का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है ये। ध्यान रखना, अगर आप लोग इस फॉर्मूले को अगर एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि जब भी दो चीज हो, टर्म्स और माइनस हो और ऊपर होल स्क्वायर लगा तो फॉर्मूला क्या कैसे खुलता है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस बात का भी ध्यान रखना। अपॉन में क्या आएगा हमारा यहाँ पे, सिग्मा T1 से लेके T1 से लेके n तक और UT स्क्वायर के ऊपर कैप। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इस चीज का। अब स्टैटिस्टिक्स D इज कंस्ट्रक्टेड एज रेशियो ऑफ, ये क्या होता है, रेशियो होता है ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस इन कंसेक्यूटिव सैंपल रेसिडुअल्स। मतलब क्या होता है, रेशियो होता है किस चीज का, सम ऑफ स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस, सम ऑफ स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस, वो भी किसके, कंसेक्यूटिव सैंपल रेसिडुअल्स टू द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वेयर्स RSS, जिसकी मैंने बात कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे निकालते हैं इसे, और इसका फॉर्मूला भी डिफाइन किया था मैंने। एज डिफरेंस इन न्यूमरेटर इज टेकन फॉर सक्सेसिव रेसिडुअल्स, और जहां पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस जो लेते हैं न्यूमरेटर का टेकन फॉर सक्सेसिव रेसिडुअल्स, वन ऑब्जर्वेशन इज लॉस्ट, एक ऑब्जर्वेशन हम छोड़ देते हैं, वन ऑब्जर्वेशन लॉस्ट, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन सिर्फ कितनी बचती है, n-1। इस चीज का भी ध्यान रखना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन छोड़ के n-1 लेते हैं इंस्टेड ऑफ n, वरना हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होती है, n होती, लेकिन हम लेते कितनी है, n-1। अब आता है assumption ऑफ डी स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आज का आखिरी टॉपिक हम समझते हैं कि इसकी assumptions कौन कौन सी है। तो हमने समझा फॉर्मूला है, अप्लाई कैसे करते हैं। अब बात ये आती है कि इसके assumption कौन कौन से हैं। पहला, रिग्रेशन मॉडल शुड इंक्लूड एन इंटरसेप्ट टर्म फ्रॉम यूजिंग दिस टेस्ट, मतलब उसके पास कम से कम एक इंटरसेप्ट टर्म जरूर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, independent variables x should be fixed in repeated sampling that is non stochastic। अब इस बात का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो, नॉन स्टोकेस्टिक का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को उसके डोज के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोकेस्टिक। तो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फिक्स होने चाहिए रिपीटेड सैंपलिंग के तौर पे। अब इसके बाद क्या आता है हमारा तीसरा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंसेस फॉलो अ फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम। तो जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव, यानी कि स्कीम AR1 होनी चाहिए। इसके बाद फोर जो है, द एरर टर्म UT इज एज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो भी हमारा एरर टर्म है इसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे रिग्रेशन मॉडल में। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, रिग्रेशन मॉडल कंटेनिंग द लैग्ड डिपेंडेंट वेरिएबल YT-1 एज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो हमारा रिग्रेशन मॉडल है उसके पास क्या होगा, एक लैग्ड डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कौन सा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और उम्मीद आप लोगों को पता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क क्या होता है। YT-1 as one of the independent variables cannot apply this test for checking presence of auto correlation। ठीक है, तो ये हमारा वो इंडिपेंडेंट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट अप्लाई, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते इस टेस्ट को चेक करने के लिए फॉर प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। इसके बाद क्या आता है हमारा सिक्स पॉइंट, डी जो 36 है, डज नॉट कंट्रोल for missing observations, therefore the data should not have any missing values। ये चीज भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट इसकी assumption है कि डी स्टैटिस्टिक्स कभी भी मिसिंग वैल्यूज के ऊपर काम नहीं करता, मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं ढूंढ पाता, इसलिए कभी भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाले टर्म्स में काम नहीं करता। यानी कि कोई भी अगर रिग्रेशन मॉडल है उसमें कुछ मिसिंग टर्म्स है, वहां पे ये मेथड फेल हो जाएगा। तो ये assumption काफी इंपॉर्टेंट है। assumption सिर्फ इस बात की याद रखनी होती है कि हमें कौन कौन सी चीजें वहां पे हमें देखनी पड़ेंगी कि हमें गिवन है, तब हम उसको यूज कर पाए।
तो ये होता है हमारा कंप्लीट टेस्ट, किसका? डिटेक्शन टेस्ट, वो भी ऑटो कोरिलेशन का। नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जहां पे हम समझेंगे रेमेडीज के बारे में, यानी कि ये तो हम समझ रहे हैं कि डिटेक्ट कैसे करना है, अब समझेंगे कि आने वाले वीडियो में कि उसको इलाज कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, जब भी टॉपिक आएगा आपको फॉर्मूले वहां पे जरूर लिखने पड़ेंगे, फॉर्मूले भी, असम्पशन भी और उसका बेसिक कंसेप्ट भी। तो और अगर भाई वीडियो में फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसकी रेमेडीज के बारे में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।